सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अल्पना श्रीवास्तव आज आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 2 शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, शब्द पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि शब्द क्या है। बच्चों, जब कोई भी शब्द तभी शब्द कहलाता है जब उसका कोई अर्थ हो। इतना तो आपको पता है ना। ये भी सत्य है कि वर्णों के जुड़ने से शब्द बनते। अगर वर्णों को अलग अलग वर्णों को हम पढ़ेंगे तो शब्द नहीं कहलाएगा। अगर उन वर्णों को हम जोड़कर पढ़ेंगे तो क्या बनता है? शब्द बनता है। परंतु इतना ध्यान रखना कि ये जुड़ाव सार्थक होना चाहिए। अगर ये सार्थक नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है, फिर वो हम शब्द उसे नहीं कह सकते हैं। ये बातें मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए आपको पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी अपनी पुस्तक में पाठ 2 पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 2 शब्द। ये देखिए क्या दिया है। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और इनके नाम पढ़ो। ये हमारा कौन सा पाठ है? पाठ 2 शब्द। अभी तक मैंने आपको यही समझाया ना। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और इनके नाम पढ़ो। ये कौन सा चित्र है? कमल का चित्र है। आप देख रहे हैं ना, ये कमल का चित्र है। ये क्या है? ये सूरज का चित्र है। सूरज बना है। और ये क्या है? ये सेब है। ये तीनों चित्र आपने ध्यान से देख लिया ना। अब इसके बाद हम देखते हैं। आपने देखा कि ये शब्द वर्णों तथा मात्राओं के मेल से बने हैं। आपने इन चित्रों में देख लिया ना। क्या देखा? ये शब्द जो है वर्णों तथा मात्राओं के मेल से बने। वर्णों क्या है? जैसे क म ल कमल। इसके बाद सूरज, सूरज, सूरज पे ऊ की मात्राएं हैं और सेब पर ए की मात्रा है। अब आप ये देखो, इन शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ भी जरूर हैं। ये भी मैंने आपको बताया भी था। जब वर्णों का समूह अर्थ प्रकट करता है तब वो शब्द कहलाता है। फिर से देखो, जब वर्णों का समूह अर्थ प्रकट करता है तब वह शब्द कहलाता है। इनमें क्रम का ध्यान रखना जरूरी है। इनमें क्या करना है? क्रम का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे ल क म, यहाँ पे कमल लिखा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ल क म। इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। लेकिन अगर हम इस वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? कमल। यहाँ पर आपने देखा ना, इनमें क्रमों का ध्यान रखना जरूरी है। ये वही चीज है। जैसे कमल सही अगर क्रम में हम रखेंगे तो कमल बन गया, लेकिन अगर हम वर्णों को इधर उधर उल्टा सीधा रखेंगे तो लकम बन गया। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह सूरज, यहाँ पे सूरज देखा ना। अगर हम इसी को क्या रख दे? जरसू, यहाँ पे दिया है ना, तो जरसू का कोई अर्थ मिलता है? नहीं ना। लेकिन सूरज का अर्थ होता है। ये सही क्रम में लिखने से सूरज बन गया। इसके बाद ये क्या लिखा है देखो तो, र ख अ बा। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अखबार। और अखबार का अर्थ होता है, ये सही क्रम में है। इसी तरह आप अगर शब्दों को, वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। वर्णों को सही क्रम में जब भी हम लिखेंगे तो शब्द बनेगा। लेकिन अगर हमारा क्रम सही नहीं है तो कोई भी शब्द नहीं बनता है, क्योंकि शब्द उसे को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब ये देखो, हमें शब्दों को सही बोलना और सही रूप से लिखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? शब्दों को सही बोलना और सही रूप से लिखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। ये तो पता है ना आपको। अगर हम शब्दों को सही क्रम में नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, तो हमारी बातें किसी को समझ में नहीं आएगी। जैसे मरे भाई ने दूध पिया, गलत है ना। मरे भाई ने तो दूध पी नहीं सकता है। यहाँ पे सही क्रम में होगा, मेरे भाई ने दूध पिया।
ये सही क्रम है, ये सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलत लिखा है, ये किसी की समझ में नहीं आएगा। दूसरा, रवि बहरा खड़ा है। बहरा खड़ा है, ये तो कोई समझ में आया नहीं मेरे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम उसको सही क्रम में लिखेंगे तो लिखेंगे रवि बाहर खड़ा है। ये सही क्रम में है, ये गलत क्रम में। फिर ये देखो क्या है, शिकारी ने चीता मारा। गलत है ना। यहाँ पे सही क्रम में होगा शिकारी ने चीता मारा। जानवर है ना चीता, उसे मार दिया। ये आपको शब्दों का सही क्रम में उपयोग करना समझ में आया। इसके बाद हम लोग दूसरे पेज पे देखिए क्या दिया है, शब्दों के शुद्ध रूप। यानी शब्दों के शुद्ध रूप को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और समझेंगे। ये देखो, शुद्ध रूप है और अशुद्ध रूप है। अशुद्ध माने गलत, यानी कि जो गलत है वो भी पढ़ेंगे और जो सही है वो भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, परीक्षा। परीक्षा में कौन सी मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा ना, तो ये अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या होगा, परीक्षा। ठीक। दूसरा देखो क्या है, बहुत। गलत है ना, ऐसे थोड़ी होता है, ये होता है, हम लोग बोलते क्या है, बहुत, बहुत। ठीक है। इसके बाद देखो ईश्वर, ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है ईश्वर। इसमें पूरा श नहीं रहेगा ना। यहाँ पे देखो व्यक्ति, गलत है, व्यक्ति थोड़ी होता है, व्यक्ति होता है, यानी छोटी की मात्रा लगती है, शुद्ध रूप है। वृक्ष, गलत है, यह शुद्ध रूप है, यहाँ पे होगा वृक्ष। ये देखो क्या लिखा है, कृपा, गलत है, क्या होगा शुद्ध रूप, कृपा। इसी तरह पूजा, गलत है ना, यहाँ पे होगा शुद्ध रूप उसका पूजा। सैनिक, सैनिक नहीं कहते हैं ना, सैनिक बोलते हैं, तो ये उसका शुद्ध रूप है सैनिक। इसके बाद देखो कलश। कलश, कलश भी गलत लिखा है, यह शुद्ध रूप है, यहाँ पे होगा कलश। गुण, गुण नहीं, ये भी गलत है, ये भी अशुद्ध है, इसका सही शब्द होगा गुड़। गुड़ मानी क्या होता है, आपको पता है ना। इसके बाद चलिए हम कुछ और शब्द देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध में। ये देखो क्या है, विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान ऐसे नहीं लिखते हैं ना, विज्ञान ऐसे लिखते हैं, तो ये भाषा का शुद्ध रूप है। इसके बाद देखो क्या है, ज्ञानी। ज्ञानी ऐसे होता है, नहीं, ज्ञानी ऐसे लिखा जाता है, ये भाषा का शुद्ध रूप है। ठीक है। अब क्षमा, ये भी अशुद्ध है, क्षमा हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये शुद्ध रूप है। फिर परमात्मा, गलत है ना, प्र नहीं होता है, पर आत्मा, महात्मा होता है ना, ये परमात्मा नहीं होता है, परमात्मा होता है, ये भाषा का शुद्ध रूप है। इसके बाद देखो विद्यालय, विद्यालय नहीं होता ना, विद्यालय होता है, ये भाषा का शुद्ध रूप ये है। शून्य, शून्य में छोटू की मात्रा नहीं लगती है, बड़ा होगी, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं शून्य। फिर कंगन, ये भी गलत है, ये भी अशुद्ध है, ये क्या होगा, शुद्ध कंगन। फिर श्रेष्ठ, ये भी गलत है, ये भी अशुद्ध है, क्योंकि श्रेष्ठ में आधा श लगता है। फिर ऋषि, ये भी गलत है, ऋषि ऐसे लिखते हैं। प्रशंसा, गलत है ना, इसे भी हम ऐसे लिखते हैं प्रशंसा। तो बच्चों, ये भाषा का शुद्ध रूप हुआ। अगर हम अशुद्ध रहेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो शब्द कहलाता ही नहीं है। शब्द हम उसे ही कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। बिना सार्थक अर्थ के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो हम उसे कैसे समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है। तो शब्द तभी शब्द कहलाता है जब उसका सार्थक रूप होता है। और शब्द को बनाने के लिए हमको क्या
करना पड़ता है? वर्णों को जोड़कर पढ़ना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है। अगर हम वर्णों को सही क्रम में जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा, उसका कोई अर्थ होगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि शब्द क्या है। चलिए अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि विलोम शब्द क्या है। विलोम मतलब उल्टा अर्थ, वो हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको उसे पुस्तक में आप देख रहे हैं ना कि कुछ शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं, जैसे अच्छा का बुरा और रात का दिन। तो ऐसे विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द का उल्टा अर्थ बताए वो विलोम शब्द कहलाता है। ऐसे तो हिंदी भाषा में विपरीत अर्थ देने वालों शब्दों की कोई कमी नहीं ना है। समझ में आ गया आपको कि जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए अब हम विलोम शब्द पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा का क्या है? बुरा। रात का दिन। शत्रु मित्र। सुख दुख। ठंडा गर्म। नया पुराना। कड़वा मीठा। सच्चा झूठा। कम अधिक पक्का और कच्चा। यानी जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। ये सब उल्टा अर्थ बता रहे हैं ना। अब इधर देखिए क्या है। अब आप ये देखिए क्या है। जन्म का क्या है? मरण। सत्य का असत्य। पाप का पुण्य। लाभ का क्या होता है? हानि। जीत का हार। वीर का कायर। अपना पराया। अमृत विष। धर्म अधर्म। भारी हल्का। यानी ये सब इसका उल्टा अर्थ बता रहे हैं। आप ये सारे विलोम शब्द को अच्छे से याद कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि जो शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको पता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? नहीं ना? चलिए हम आपको बताते हैं। जब अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं तब वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर से देखो, जब अनेक शब्द, जैसे शब्द अनेक अनेक अलग अलग है और उनका अर्थ एक ही होता है तब वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। उदाहरण अभी हम आपको पढ़ाते हैं। जैसे फूल। फूल को हम क्या कहते हैं? सुमन कुसुम पुष्प। अगर हम सुमन कहेंगे, कुसुम कहेंगे, पुष्प कहेंगे, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, फूल। इसके बाद देखो सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? सूरज रवि दिनकर। फिर से देखो, सूरज रवि दिनकर। फिर चंद्रमा यानी चांद। चांद शशि इंदु। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चांद शशि इंदु। इसके बाद देखते हैं हम लोग पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या क्या कहते हैं? धरती भूमि धरा। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद देखो क्या है? पानी। नीर जल वारी। ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद देखिए आँख। आँख को हम क्या क्या कहते हैं? नेत्र चक्षु लोचन। यानी हम नेत्र कहें या लोचन कहें, सबका मतलब क्या होता है? आँख होता है। इसके बाद है पक्षी। पक्षी को हम क्या क्या कहते हैं? खग पक्षी विहग। क्या कहते हैं पक्षी को? खग पंछी विहग। इसके बाद देखो पहाड़। पर्वत नग शैल। शैल का मतलब भी पहाड़ होता है, नग का मतलब भी पहाड़ होता है और पर्वत का मतलब भी। यानी कि ये सब अलग अलग नाम है लेकिन सबका अर्थ एक ही निकलता है, पहाड़। इसके बाद देखो संसार। संसार दुनिया जग विश्व। संसार दुनिया जग विश्व। विश्व का मतलब भी संसार होता है, दुनिया का मतलब भी संसार होता है और जग का। यानी ये सब एक ही अर्थ बता रहे हैं, उसका मतलब क्या है? संसार। फिर कमल।
कमल को हम क्या क्या कहते हैं? सरोज, पदम, नीरज। यानी कमल का पर्यायवाची क्या होगा? सरोज, पदम, नीरज। ये आपकी समझ में आ गया। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जब अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं तब वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिया। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो, जो बालक पढ़ता है, जो बालक पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी। जो बालक पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी। यानी अगर हम कोई भी लंबी बात को एक शब्द में कहें तो उसे हम क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो बालक पढ़ता है वो विद्यार्थी कहलाता है। जो व्यक्ति कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं? कवि। जो व्यक्ति कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं? कवि। जो व्यक्ति चित्र बनाता है वो क्या कहलाता है? चित्रकार। जो व्यक्ति चित्र बनाता है वो चित्रकार कहलाता है। जो व्यक्ति गाना गाता है वो गायक कहलाता है। जो व्यक्ति खेती करता है वो किसान कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश का हो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी। और मास में एक बार होने वाला मासिक, यानी महीने में एक बार होने वाला मासिक। इसके बाद देखो, दिन में एक बार होने वाला दैनिक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसे बार बार पढ़ो ताकि आपको अच्छे से समझ में आया। आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चों? धन्यवाद बच्चों।